वैसे तो रजत जी ने आपसे सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल पूछ ही लिए हैं, जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में इस समय है, निवेशकों के मन में इस समय है। लेकिन एक लेमैन की भाषा में मैं पूछना चाहूँगी, आम आदमी जो इस समय स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है, क्योंकि एक भारतीय आम आदमी जो था, उसकी मेंटालिटी हमेशा से ज़्यादातर सेविंग की तरफ रहती थी। लेकिन इस समय वेल्थ क्रिएशन पे भी ज़ोर ज़्यादा है और यूथ इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वो इन्वेस्ट करे। स्टॉक मार्केट में ऐसे टूल्स भी अब आ गए हैं जिससे हम बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं स्टॉक मार्केट का। ये जो सेटबैक आया है मैम इस समय स्टॉक मार्केट को लेकर के, एक जो डाउनफॉल आ रहा है, क्या ये वेल्थ क्रिएशन वाली जो प्रोसेस है उसके ऊपर एक पॉज लगाता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि पैनिक बहुत है, लोग ये भी कह रहे हैं कि यार गलती तो नहीं कर दी स्टॉक मार्केट में निवेश करके, क्या रुक जाएं, क्या अभी वापस से ट्रेडिशनल सेविंग्स पे चले जाएं? इसको कैसे देख रही हैं? इसीलिए मैंने एसेट एलोकेशन का नाम लिया कि आपको एसेट, आप डिसाइड करिए कि कितना स्टॉक मार्केट में रहना है। लेकिन फिर उसमें अगर आप हर गिरावट पे भाग जाएंगे तो आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। आपने जो गिरावट थी वो झेल ली, लेकिन अचानक से वो अपमूव आएगा। वो जो मैंने कहा कि अगर आप 40 साल में 10 अच्छे दिन मिस कर जाओ तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि लोग घुसते भी गलत टाइम पे हैं और निकलते भी गलत टाइम पे हैं। तो इसलिए सोच समझ कर अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करिए। और जो इक्विटी का है उसमें बजाय ये कि ये टीवी पे सुन लिया, दोस्त ने कह दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे आ गया, उस तरह से निवेश मत करिए। तो सोच समझ कर निवेश करिए और खुद से करना ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो प्रोफेशनल है, जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड, पीएमएस, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनके थ्रू करिए। और जो बहुत सारे नए निवेशक थे जिन्होंने सोचा बाज़ार एक ही दिशा में जाता है, ऐसा नहीं है। बाज़ार का कि ये फितरत है, बाज़ार का यही है, बाज़ार की ऊपर नीचे होता है। मैम जैसे हमने कहा कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको देख करके निवेश करना चाहिए। तो क्या ये जो टूल्स हमारे पास इस समय बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं कि हम बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू आम इंसान अब डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक के तरीके से तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने बिना सोचे समझे बस एसेट्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू निवेश करना शुरू कर दिया? हाँ, मतलब जिसे कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड, कि आप अगर उसको चीज़ को ठीक से नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो उसका नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा चीज़ एक ये भी होता है कि आपने निवेश किया, एक तो आपको रोज़ रोज़ उसका मालूम चल रहा है कि क्या वैल्यू है, जो आप पहले शायद उतना आसानी से आपको पता भी नहीं लगता था। जी। और एक ही क्लिक में आप उससे निकल भी सकते हो, निवेश भी कर सकते हो, निकल भी सकते हो। तो इसलिए ये बात तो हो सकती है कि आप गलत समय पे निवेश भी करो और गलत समय पे निकल भी जाओ। हम्म। और दूसरा, कुछ हद तक फाइनेंशियल मार्केट में मिस सेलिंग भी होती है। मैंने जैसे थीमेटिक फंड्स की का नाम लिया कि वो जैसे पिछले साल था डिफेंस फंड, पीएसयू फंड, स्मॉल कैप फंड। तो वो हमेशा होता है कि आपको जो आपका कई बार आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी इस तरह की चीज़ आपके पास लेके आएगा कि ये न्यू फंड ऑफरिंग आ रही है, नया हम्म। ऑफरिंग आ रहा है। तो उस तरह की बहुत नैरो थीम से भी अलग रहिए कि खाली एक ही सेक्टर में निवेश करना, क्योंकि वो अधिकतर गलत टाइम पे आती है। तो अपना जो भी है आप थोड़ा ब्रॉड बेस्ड रखिए और अपना एसेट एलोकेशन ठीक मान के चलिए। तो आपको खुद से स्टॉक मार्केट को पूरी तरह समझना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जी। मैम आपने कई बार ये चीज़ कही है कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर व्हेन इट कम्स टू बैंक्स। इसको थोड़ा-सा समझना चाहेंगे। क्या बैंकिंग को लेकर के नर्वस देवीना मेहरा क्यों रहती हैं? क्यों इन्वेस्ट करने से थोड़ा घबराती है बैंकिंग? मैंने अभी इस पे पोस्ट लिखा है थोड़े ही दिन पहले। जी। और वो इंडसइंड के खबर पे था, मतलब इंडसइंड के बारे में नहीं था। लेकिन मैंने कहा ये एक उदाहरण है कि बैंक्स में आपको हमेशा नेगेटिव सरप्राइजेज आती हैं। जो भी अचानक से खबर आएगी वो नॉर्मली खराब ही होती है, क्योंकि बैंकिंग में कुछ संभावना से बहुत अच्छा हो जाए, इसका बहुत कम ही स्कोप रहता है। और उसका कारण सिंपली ये है कि बैंकिंग जो एक इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि एक तो लेवरेज होता है कि मतलब आपका जो इक्विटी कैपिटल जिसे बोलते हैं उसके ऊपर आपके पास बहुत सारा डेट है, क्योंकि जो आप बैंक में डिपॉजिट रख रहे हैं वो बैंक के लिए तो डेट है, लायबिलिटी है। अब वो आपने कहीं लगाया हुआ है पैसा, किसी को लोन दिया हुआ है, अगर मोटा मोटा बैंकिंग को समझे। तो अब लोन में क्या है कि अगर सपोज आपने एबीसी कंपनी को लोन दिया, वो कंपनी बहुत अच्छा करती है, तो बैंक को कुछ एडिशनल नहीं मिलता है, उसको वही मिलेगा कि जो ब्याज दर निर्धारित है और वो जो उसने पैसा दिया था वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर एबीसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो गई
तो वो लोन नहीं चुका पाएंगे, तो आपका खाली नीचे का रिस्क है। और मैं बैंकर थी, मैं इनफैक्ट क्रेडिट एनालिस्ट थी, तो ये बात बैंकर अपसाइड में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो अब ये इसके कारण इसी कारण नेगेटिव सरप्राइज का स्कोप एक इधर रहता है, दूसरा जो बैंक की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बुक है वहाँ पर भी हो सकती है, जो इंडसइंड के केस में हुआ। तो कुल मिला के एक आपने काफ़ी सारा डेट लिया हुआ है, ये आपकी बैलेंस शीट है कि कैपिटल थोड़ा सा है जो भी 8-10% है, और उसके ऊपर इतना सारा लोन लिया हुआ है, और आपने वो सब पैसा कहीं लगाया हुआ है। उसमें आपका अगर पूरा जो टोटल आपने पैसा लगाया हुआ है उसमें 5% का भी हिट है तो वो आपके कैपिटल का तो आधा हो गया। और दूसरी बात है कि आप जब बाहर बैठे हैं तो आपको मालूम नहीं रहता कि कहाँ प्रॉब्लम है बैंक में, बिकॉज आपको तो मालूम नहीं कि बैंक ने किस किस को पैसा दिया हुआ है और उस कस्टमर का क्या होने जा रहा है। तो इस कारण वो ही घबराहट की बात है जो आप बोल रहे हैं, नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। आपको मालूम नहीं कहाँ से अचानक से कुछ आ जाएगा जो आपने सोचा नहीं, क्योंकि आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, आपके पास वो है ही नहीं कि वो कहाँ कहाँ निवेशित है बैंक। तो ये और लेकिन बैंक्स और लेंडर्स आज की डेट में इंडेक्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, तो इसलिए ज़ीरो तो वहाँ वेटेज हम रख नहीं पाते हैं। अगर छोटा कंपोनेंट होता, जैसे अब 20-25 साल पहले इंडेक्स में थे ही नहीं बैंक्स तो अलग बात थी, अब उसको भूल नहीं सकते हैं। जी, मैम इंडसइंड बैंक का पॉइंट आपने उठाया है। ये जो मामला सामने आया है इसने बहुत सारे जो आम लोग हैं जिनके पैसे जनरली बैंक में होते हैं, और सिर्फ इंडसइंड बैंक में नहीं है, इससे पहले भी हाल ही में हमने न्यूज़ सुनी थी, एक कोऑपरेटिव बैंक था मुंबई का जिसकी खबर सामने आई थी, वहाँ बहुत पैनिक हो गया था। तो ये जो मामले सामने आते हैं, जो रिपोर्ट सामने आती है, क्या जो आम लोग जिनके पैसे बैंक में ऑलरेडी होते हैं, उनको इस पर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? ये पैनिक का माहौल क्रिएट करता है क्या? पैसे बैंक में सेफ हैं उन लोगों के जिन्होंने ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं? देखिए, डिपॉजिटर का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। जो मैं बोल रही हूँ नर्वस इन्वेस्टर, वो तो मैं शेयर होल्डर के हिसाब से बोल रही हूँ। अब डिपॉजिट्स में भी फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी बैंक 1% ज़्यादा दे रहा है तो मैं वहाँ चले जाऊँ। वो आप थोड़ा बहुत तो ध्यान रखिए कि ठीक ठाक बैंक में जा रहे हैं, उसके बावजूद हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम आए भी, बट वहाँ कुछ हद तक डिपॉजिट इंश्योरेंस रहती है। उसके अलावा भी आरबीआई ये तो कोशिश करता है कि कोई बैंक एकदम ही डूब नहीं जाए। तो जैसे जो बैंक्स को प्रॉब्लम हुई, जैसे टाइम्स बैंक को प्रॉब्लम हुई थी तो वो एचडीएफसी बैंक से मर्ज हो गया, सेंटूरियन बैंक भी एचडीएफसी बैंक से मर्ज हो गया, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक बड़े बैंकों से मर्ज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से डिपॉजिटर के तो ध्यान रखने की कोशिश की जाती है, दो फिर भी कुछ कुछ कोऑपरेटिव बैंक फेलियर में ये नहीं हो पाया, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से निवेश करें। पर ज़्यादा खतरा तो इक्विटी निवेशकों को रहता है, शेयर होल्डर्स को रहता है, डिपॉजिटर्स को उतना नहीं। जी, मैम एक आखिरी सवाल मैं गोल्ड से रिलेटेड भी आपसे पूछना चाहूँगी। इस समय गोल्ड जो है वो अपनी ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल को टच कर रहा है, $3000 के पार निकल चुका है प्राइस इस समय। एक समय पर कहते तो थे, अभी भी यही कह रहे हैं कि सेफ हेवन होता है गोल्ड, जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है शेयर मार्केट में, इकोनॉमी में, तो गोल्ड की तरफ देखने लगता है। बट अभी गोल्ड ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं लग रहा है, क्या अभी भी ये सेफ हेवन की तरीके से देख रहे हैं हम लोग, या वॉलेटिलिटी ज़्यादा इस समय दिख रही है? देखिए, गोल्ड कभी भी सेफ हेवन नहीं था। अगेन आप आंकड़े देखिए पिछले 50 साल के। अब आप डॉलर में गोल्ड का प्राइस दें तो वो जो 1980-82-83 का जो हाई था वो लगभग 22 साल तक क्रॉस नहीं हुआ। बीच में 60% गिरा डॉलर टर्म्स में गोल्ड। फिर जो नया उसके बाद जब 2002-03 के बाद जो एक हाई बनाया था उसके बाद 40% घटा। तो गोल्ड इक्विटी मार्केट जितना ही वॉलेटाइल रहा है, हम लोग को क्यों गोल्ड ठीक लगता है और हमारी दादी नानी क्यों ठीक थी सोना खरीदने में, उसका कारण ये है कि उस समय गोल्ड वॉज दी ओनली करेंसी हैज अवेलेबल, क्योंकि आप डॉलर का कोई और एसेट खरीद नहीं सकते थे, डॉलर का या भारत के बाहर का। मैंने जब तक काम भी करना शुरू किया तो आप $1 बाहर नहीं ले जा सकते थे। आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो $500 3 साल में एक बार आप ले जा सकते थे, बाकी अगर आप बाहर जाए तो $20 लेके जाना पड़ता था। क्रेडिट कार्ड भी वहाँ नहीं चलते थे इंडिया के। तो उस स्थिति में सोना एक चीज़ थी कि इसीलिए सोने का जो चार्ट रुपया में ठीक लगता है,
क्योंकि वो असल में रुपया गिरने का चार्ट है। डॉलर में आप देखें तो वो बहुत वॉलेटाइल एसेट रहा है हमेशा ही, तो वो आपको, और अब भारतीय लोग बाहर निवेश कर सकते हैं, सोना ही अब एक वो रास्ता नहीं रहा है, तो इसलिए आपको निवेश करना चाहिए। और हम लोग, मेरे लिए तो ये कॉज है कि भारतीय लोग बाहर निवेश नहीं करते हैं, इसलिए हमने तो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है $10,000 में। अब आज की डेट में जो भी 9 लाख से तो फिर भी कम ही है, तो जिसमें आप सारे विश्व की सारे एसेट्स में निवेश कर सकते हैं। तो अब तो वैसे सोना काफ़ी चल चुका है, लेकिन मैंने कहा एज ओवरऑल एसेट एलोकेशन कुछ आप एलोकेशन रखिए गोल्ड में, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30% या 40% गोल्ड में है।